बिहार के बाद क्या झारखंड और महाराष्ट्र की सत्ता भी अब बीजेपी के लिए खतरे का साइन बन रही है। महाराष्ट्र के बाद क्या झारखंड और अगर बात करें बिहार, इन तीन जो बड़े राज्य हैं झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र, यहाँ का जो सियासी गणित है क्या वो बीजेपी के लिए सही नहीं बैठ रहा है? और क्या माना जाए कि आगामी समय में जिस तरीके से बिहार में इनकी सहयोगी पार्टियों का, जी हाँ, बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं, इनका जिस तरीके से बीजेपी के लिए मुखरता देखने को मिल रही है, बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से खड़े हैं, तो क्या महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से होने वाला है? क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी सीटों को लेकर बहुत बड़ी आपसी कलह बीजेपी में देखने को मिल रही है। अजीत पवार का जिक्र कर लेते हैं, जो ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें चाहिए। अगर वो ज़्यादा सीटें लेंगे तो एकनाथ शिंदे कहाँ जाएंगे? और सीएम चेहरे को लेकर अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सीएम चेहरा बीजेपी किसे रखेगी, ये असमंजस की स्थिति में है। लेकिन बिहार से शुरुआत करते करते कैसे झारखंड में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, महाराष्ट्र में मुश्किलें बढ़ रही हैं, इसको अब हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, जिसे ध्यान से सुनिएगा। दरअसल बिहार में हम काफी समय से देख रहे हैं कि पीएम मोदी के अनुमान चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं। उसके बाद नीतीश कुमार का बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बड़े मुद्दों के खिलाफ उनका बात करना, और वो खबर जब सामने आ जाती है उसके बाद तो तहलका मच जाता है। कौन सी खबर? केसी त्यागी की खबर। केसी त्यागी, जिनका आनन फानन में इस्तीफा ले लिया जाता है। केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये है कि जो पार्टी के लीक से हटकर बात करेगा, जो पार्टी के लाइन से हटकर बात करेगा, तो क्या उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? और केसी त्यागी का इस्तीफा ये बताता है कि नीतीश कुमार सीधे सीधे तौर पर एक बड़ी और कहीं ना कहीं एक लंबी जो है वो शुरुआत अब आगामी समय के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं जिस तरीके से झारखंड के अंदर देखने को मिल रहा है कि चंपाई सोरेन अपने बेटे के साथ बीजेपी में चले तो आते हैं, लेकिन क्या यहाँ इन्हें सीएम पद मिल पाएगा? चंपाई सोरेन, जिनके साथ कोई बड़ा चेहरा नहीं है, विधायक भी उतने नहीं है, लेकिन चंपाई सोरेन का बीजेपी के साथ आना क्या बीजेपी के लिए वोट बैंक के लिहाज से फायदा साबित पहुंचाएगा? अगर झारखंड की राजनीति का जिक्र कर ले तो चंपाई सोरेन कोई छोटे मोटे चेहरा नहीं। चंपाई सोरेन, जिन्होंने शिबू सोरेन के साथ रहकर जेएमएम को आगे बढ़ाया, पार्टी को मजबूत किया। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं बाबूलाल मरांडी जैसे ये तमाम बड़े बड़े चेहरे, यानी कि सीएम कुर्सी को लेकर कहीं ना कहीं झारखंड में भी स्थिति बहुत ज्यादा अलग नजर आ रही है। हेमंत सोरेन से अलग चंपाई सोरेन बीजेपी की तरफ चले गए, तो क्या बीजेपी यहाँ पर जो सरकार बनाने का सपना सोच रही है, देख रही है, क्या वो पूरा हो पाएगा? लेकिन महाराष्ट्र का जिक्र भी इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अभी तक एकनाथ शिंदे सीएम पद को संभाल रहे हैं, और शिंदे को सीएम पद पर बिठाने के बाद अब बीजेपी के सामने एक चुनौती ये भी खड़ी हो रही है कि अगला सीएम किसे बनाया जाए। क्या अजीत पवार को जिम्मेदारी दी जाए? अगर अजीत को जिम्मेदारी दी जाती है तो शिंदे कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शरद पवार से अलग निकले अजीत पवार बीजेपी के साथ आए, उन्होंने कोलैबोरेशन किया, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अजीत पवार अब ये सपना देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में सीएम बनने का, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कहाँ जाएंगे? और अजीत पवार ने कुछ समय पहले ये भी कहा था कि अगर विधायक चाहिए हैं तो आप मुझे ही बता देते, मैं विधायकों का इंतजाम कर देता। तो तीन बड़े स्टेट क्या बीजेपी के लिए
अब खतरे की घंटी का साइन दे रहे हैं, क्योंकि सीएम चेहरे को लेकर, सीएम कुर्सी को लेकर एक बड़ी लड़ाई इन तीनों राज्यों में देखने को मिल रही है। हालांकि बिहार में तो मुख्यमंत्री हैं ही नीतीश कुमार, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां बीजेपी के सहयोगी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ खड़ी हैं, सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई चल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से मजबूत हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी का जनाधार जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, क्या ये बताता है कि आगामी समय के चुनावों में इसका बड़ा फर्क पड़ेगा? देखिए, लोकसभा चुनावों में फर्क पड़ा भारत जोड़ो यात्रा का, यानी कि भारत जोड़ने की जो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी कन्याकुमारी से, और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तिरंगा झंडा फहराकर इस यात्रा को विराम दिया। उसके बाद लोकसभा चुनावों की तस्वीर में देखने को मिला कि कहां और कैसे कांग्रेस पार्टी स्टैंड करती नजर आई। लेकिन अब चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले कांग्रेस मजबूत हुई है, पहले के मुकाबले राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, पहले के मुकाबले राहुल गांधी के अंदर एक नई, अगर हम कहें तो राजनीति की जंग या राजनीति की चिंगारी देखने को मिल रही है, तो क्या इसका मतलब माना जाए कि अब कांग्रेस आने वाले समय के चुनावों पर बड़ा असर डालती नजर आएगी? लेकिन यहाँ पर जिक्र करना जरूरी भी है गृह मंत्री अमित शाह का। क्या अमित शाह ही हैं वो बड़ी वजह जो बीजेपी में एक दरार डाल रही है? दरअसल अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बता दें कि बिहार में ही बीजेपी की सहयोगी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़ी हैं, या महाराष्ट्र में ही अजीत पवार बीजेपी के खिलाफ नजर नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश में भी हम यही तस्वीर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और इन 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले जहां अपना दल से अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी से संजय निषाद और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जो बीजेपी से इसलिए नाराज हैं क्योंकि सीट शेयरिंग का जो मामला है वो बड़े हद तक बिगड़ा है। भले ही एक सीट आरएलडी को दी गई हो उपचुनाव में, लेकिन ना अपना दल को बड़ी सीट दी गई, ना निषाद पार्टी को जगह दी गई। तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार और तमाम जगहों पर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां, और सबसे बड़ी बात अगर कहें तो बिहार को जिस तरीके से आगे रखने का काम, या अगर बात करें तो जिस तरीके से देखने को मिला जो बजट हाल ही में पेश हुआ, इस बजट में 2 राज्यों पर फोकस किया गया, बिहार, आंध्र प्रदेश, क्योंकि इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ही हैं जिन्होंने सरकार को बचा कर रखा हुआ है, और इन्हीं की बैसाखी पर सरकार चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जाए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में संशोधन, और दूसरी बात अगर मैं कर लूं तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण को लेकर आया, उस पर कहीं ना कहीं नाराज बीजेपी की ये सहयोगी पार्टियां। तो ये बीजेपी के लिए अब खतरे की घंटी बज रही है, और विपक्ष लगातार कह भी रहा था ये सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी, ये सरकार बीच में गिर जाएगी। तो क्या वो तस्वीर अब दिखाई देने लगी है? लेकिन क्या जो बीजेपी की हालत हो रही है इसके जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, क्योंकि इसलिए ये बात कही जा रही है क्योंकि जहां हम ये देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री की सत्ता पर बैठे, तो दूसरी तरफ इसी लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी आ रहा है। तो क्या खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अमित शाह ने बीजेपी के अंदर इस तरीके की पूरी जो तस्वीर है उसको बनाकर बीजेपी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया, या अगर ये कहें तो पार्टी को पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया है, और ये समझ नहीं आ रहा कि किसको कहां समझाया जाए और किस तरीके से पार्टी को बटोरा जाए। लेकिन क्या वाकई 3 बड़े जो राज्य हैं, चाहे बिहार का जिक्र कर लें, झारखंड का जिक्र कर लें, महाराष्ट्र का जिक्र कर लें, इन तीनों राज्यों में अगर बीजेपी की आंधी अगर कम हो रही है, या ये कहा जाए
मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, तो क्या इसका बड़ा फायदा विपक्ष में कांग्रेस उठा सकती है? और क्या वाकई अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं? क्योंकि केसी त्यागी का इस्तीफा और उसके बाद हम देखते हैं राजीव रंजन को जिम्मेदारी देना, उसके बाद हेमंत सोरेन का अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ चले आना, उसके बाद महाराष्ट्र में देखा जाए अजीत पवार का सीटों को लेकर बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं कहा जाए तो द्वंद्व करना, ये तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि बीजेपी के लिए हर जगह मुश्किलें खड़ी हैं। लेकिन हरियाणा पर भी नजर इसलिए बनी रहेगी क्योंकि आखिरकार कांग्रेस ने विनेश और बजरंग पुनिया पर दांव खेलकर पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया। तो क्या आगामी समय के जो कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं वो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।